Okay, so let's enter point number 2. Application of statistics, point number 2. Point number 2 है calculation of expected return and standard deviation, SD. Calculation of expected return and SD, कि वो 18 और 11 कैलकुलेट कैसे हुआ. तो डिस्कस कर रहे हैं. इसके लिए रॉ डेटा चाहिए. रॉ डेटा दो तरह का होगा, या तो पास्ट डेटा या फिर फ्यूचर डेटा. पास्ट डेटा मतलब इस शेयर का रिटर्न लास्ट 4-5 ईयर्स में क्या था, तो उसका एवरेज और फ्लक्चुएशन निकाल लेंगे. और या फिर फ्यूचर डेटा कि शेयर का रिटर्न नेक्स्ट ईयर क्या क्या हो सकता है विद अ प्रोबेबिलिटी. तो पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा. पास्ट को बोलते हैं एक्सपोस्ट, EXPOST. वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई कई सम्स में दिया रहता है ये वर्ड एक्सपोस्ट, POST. और फ्यूचर डेटा को बोलते हैं एक्स एंटी, EXANTE. ठीक है, तो द वर्ड आर हार्डली एनी रेलेवेंस बट जस्ट बिकॉज वर्ड दिया रहते हैं. तो पास्ट में और फ्यूचर डेटा में कैसे अपने मीन SD निकालेंगे, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स राइट डाउन. केस 1, एक्सपोस्ट, EXPOST, एक्सपोस्ट डेटा. ओके, एक्सपोस्ट डेटा. सो एग्जाम्पल, return on a stock for the last 5 years. Return on a stock for the last 5 years. Return on a stock for the last 5 years is shown below. तो ये ईयर्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और रिटर्न्स दिया हुआ है 14%, 6%, -10%, 30%, 20%. ये सारा रिटर्न वो वाला रिटर्न है जो HPR था ना, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. तो एक पर्टिकुलर साल में जो शेयर का दाम चेंज हुआ, डिविडेंड हुआ, उसके हिसाब से 14% रिटर्न था. नेक्स्ट ईयर केवल 6 था. थर्ड ईयर शेयर का दाम गिर गया होगा एंड सो ऑन. लिख दो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉमा SD एंड CV. एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. Expected return, standard deviation, coefficient of variation. Solution. तो सॉल्यूशन में पहले एक बार डिस्कस करें जिससे आपको 2 बार मौका मिले. एक साथ लिखेंगे तो इन दैट केस योर माइंड विल नॉट रन वेल. सो एक बार मत लिखो. जाहिर है ईयर्स होगा, रिटर्न होगा. रिटर्न को X मान लेते हैं. तो जब अपने रिटर्न्स का टोटल करके उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आएगा, जिस पे कुछ सिखाने का बात ही नहीं है. 5 आइटम दिया हुआ, एवरेज निकालना है, ऐड करके डिवाइड बाय 5. वो जो आएगा वो हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ER, दैट इज X बार. क्या हो गया? X बार. फालतू का उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो गया समेशन X बाय N. ठीक है, तो ऐड करके डिवाइड बाय N. सिंस ये इतना सिंपल फॉर्मूला है कि एग्जाम में ये लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. ठीक है ना. ये आने के बाद जैसे अपना एवरेज यहाँ पे क्या आएगा, 20 और -10, 10 और 30, 40 और 20, 60. 60 बाय 5, 12% एवरेज आ रहे. तो एवरेज में रिटर्न 12% लास्ट 5 ईयर्स में था. किसी भी साल 12% नहीं था. So it is obvious that 12% is certain or uncertain? Uncertain. अब रिस्क मतलब 12 से डिविएशन.
तो पहले साल डिविएशन 2 का है, दूसरे साल डिविएशन -6 का है, तीसरे साल डिविएशन -22 का है, चौथे साल डिविएशन 18 का है, पांचवें साल डिविएशन 8 का है। आई होप ये पकड़ में आ रहा था, ठीक है ना। डिविएशन मतलब 14 - 12 2, 6 - 12 -6, -10 - 12 -22 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स लिख के करेंगे। तो डिविएशंस ये सब आया, कभी प्लस आया कभी माइनस आया, वो तो ऑब्वियस है। एवरेज निकाले तो जो नीचे वाला फिगर था उसका डिविएशन नेगेटिव आएगा, ऊपर वाले का क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर डिविएशंस जो आया उसका एवरेज निकाले, बिकॉज वही तो निकालना था एसडी में, याद है, एवरेज डिविएशन, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्योंकि थिंक अबाउट इट, कुछ नंबर्स है, तुमने उनका सेंटर निकाला और सेंटर निकाल के सबका अगर डिविएशन निकालोगे तो कुछ कुछ ऊपर था कुछ नीचे था, प्लस माइनस कट के 0 आना ही है, ठीक है। तो तब तो अपना पर्पस डिफीट हो गया। हम लोग तो यहां बैठे थे एवरेज में डिविएशन निकालने के लिए, वी आर नॉट एबल टू, ठीक है। तो इन दैट केस उसका 2 उपाय होता है, जिसमें से केवल एक उपाय एसएफएम में है। सिंस स्टूडेंट लोग पूछ लेते किसी किसी का स्टैट्स का बेस होता है, तो दूसरा उपाय जो अपने नहीं है वो है, वो जो डिविएशन आता है उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। माने -5 बिकम्स व्हाट, 5, ठीक है। तो साइन को इग्नोर कर देते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। ये अपने करिकुलम में नहीं है। तो एनी सजेशन ऑफ दैट टाइप लेटर ऑन, सर कांट वी डू लाइक दैट, नो वी कांट डू लाइक दैट, ठीक है। तो वी हैव टू डू व्हाट इज एडवाइज टू बी डन। तो अपने क्या करते हैं, डिविएशंस का स्क्वायर करते हैं, डिविएशंस का स्क्वायर। जैसे डिविएशन जो सेकंड वाला आया, फर्स्ट वाला जो आया था 14 - 12 2 का स्क्वायर 4, 6 का जो आया था -6, तो -6 का स्क्वायर 36, ये -22 आया था उसका स्क्वायर 484, 30 - 12 क्या आया था 18, 18 का स्क्वायर 3, 18 का स्क्वायर इज 324, और 20 - 12 इज व्हाट 8, 8 का स्क्वायर 64। 5 बार स्क्वायर्ड डिविएशंस आ गया। क्या आ गया, स्क्वायर्ड डिविएशंस, स्क्वायर्ड डिविएशंस। ये जो 5 बार आया इसका एवरेज निकाल लेते हैं। मेरे को तो एवरेज चाहिए था, तो इसका एवरेज निकाल लिए, यानी ऐड करके डिवाइड बाय 5 फिर से। ये जो आया इसको बोलते हैं रिस्क। क्या बोलते हैं, रिस्क। पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग जो स्क्वायर कर दिए ना तो बहुत अजीब सा नंबर आएगा। जैसे आंसर कैसा आएगा, द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12% and the risk is 227% स्क्वायर, 227% स्क्वायर। एवरेज में रिटर्न 12% है, पर जो रिस्क है वो 227% स्क्वायर है। सुनने में अजीब लगता है ना, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि मैथ्स वाइज अजीब नहीं है। सिंस हमने डिविएशन का स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर, तो वो स्क्वायर का एवरेज आया है। इट इज एन एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशन, बट टू अ नॉर्मल पर्सन दैट इज लेस इंट्यूटिव। तो अपने रिवर्स करते हैं, वी टेक अ स्क्वायर रूट, वी टेक अ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सिंस स्क्वायर किए तो लास्ट पे स्क्वायर रूट ले लिए, तो स्क्वायर रूट लेने से जो परसेंटेज स्क्वायर हो गया था वापस से क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ये जो आया इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके लिए अपने को जो कॉलम बनाना पड़ेगा वो है केवल एक कॉलम, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर डिविएशन का। तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, ईयर्स का, x का और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, ठीक है। लेट्स ड्रॉ इट। सॉल्यूशन में 3 कॉलम बना रहे हैं, ईयर्स, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न माने x, और उसके बाद x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर डिविएशंस। तो अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आपका पढ़ाई का एग्रेशन क्या होता है। नॉर्मल स्टूडेंट समझे हाँ 3 कॉलम बनाने हैं, और जो आदमी ठीक से समझता है वो समझेगा यार ये स्क्वायर क्यों किए थे, ओके प्लस माइनस आता है याद है, तो 0 हो जाता है, इसलिए स्क्वायर किए थे। हर एक चीज वैसे लिखाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम्स में तो ये मैकेनिकल चीज है ना, काम नहीं आएगा, ठीक है। ईयर्स, रिटर्न और डिविएशन स्क्वायर। तो ईयर्स 1 2 3 4 5, रिटर्न 14 6 -10 30 एंड 20, ये रिटर्न था। इसका टोटल किए, टोटल आया 60%, टोटल आया 60%। तो इन दैट केस टेबल के बाहर ER, ER माने एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज x बार इक्वल टू समेशन x बाय n,
मैं फॉर्मेलिटी के लिए ये सब लिखा हूं, समेशन एक्स बाई एन। कोई भी इसके बेसिस पे बोलना चाह रहा है फॉर्मूला है तो बहुत खराब तरीका है पढ़ने का। इट शुड बी ऑब्वियस डेट ऐड करके डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 60/5 इक्वल टू 12%। तो 12% एवरेज आया। अब इससे डिविएशन, तो 14 माइनस 12 2, 6 माइनस 12 -6, -10 माइनस 12 -22। क्या हुआ, कहीं रॉन्ग किया क्या मैंने? कौन सा? वो स्क्वायर करना था ना, सॉरी, आपने तो कॉलम बना रखे स्क्वायर का। तो 14 माइनस 12 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 12 -6 आया उसका स्क्वायर 36, -10 माइनस 12 -22 आया उसका स्क्वायर 484, 30 माइनस 12 18 आया उसका स्क्वायर 324, 20 माइनस 12 8 आया उसका स्क्वायर 64। इसका टोटल 912। 912 का यूनिट क्या है? परसेंटेज है कि परसेंटेज स्क्वायर है? परसेंटेज स्क्वायर है, बिकॉज हमने सब स्क्वायर कर दिया था, तभी तो ये अजीब हो गया। 912 परसेंटेज स्क्वायर। खैर मेरे को इसका एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। लिख लेना, वेरिएंस। उसका नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर एक्स। ये नोटेशन है, ये नोटेशन है। वेरिएंस का नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर एक्स, सिग्मा स्क्वायर एक्स, दिस इज द नोटेशन। और उसका फॉर्मूला बोले तो हो गया समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? एन। समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस। ठीक है, तो इज इक्वल टू अपना आया था 900 क्या 20, ओ सॉरी 912 आया था क्या? 912 डिवाइड बाय 5, 912 डिवाइड बाय 5 बोलिए 180, 182.4 परसेंटेज स्क्वायर, 182.4 परसेंटेज स्क्वायर। मैथ्स वाइज 182.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशन। बट इंटरप्रिटेशन वाइज इससे फील नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। देयरफॉर वी टेक अ स्क्वायर रूट विच इज कॉल्ड व्हाट? एसडी। लिख दो, हेंस स्टैंडर्ड डिविएशन ब्रैकेट सिग्मा एक्स। देखिए सिग्मा स्क्वायर एक्स था, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। सिग्मा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 182.4। स्क्वायर रूट ऑफ 182.4 क्या आया? फिर से 13.151, 13.51%। अब ये वही आ गया जो आपने ब्रेक के पहले किए थे। किसका समझ में आ गया? स्टॉक का ऑन एन एवरेज रिटर्न 12 है। 12 से ज्यादा भी दे सकता है, 12 से कम भी। ये जो फ्लक्चुएट मारेगा, फ्लक्चुएशन कितना है? 13.51। ठीक है, क्या आपने डेटा में ही 13.51 से ज्यादा डिविएशन हुआ था? हाँ, अपना तो डिविएशन 22 भी था नीचे की तरफ। अपना डिविएशन तो 22 भी था नीचे की तरफ। याद है -10 जब हुआ था तब तो 12 से 22 नीचे चला गया था, जबकि एसडी तो केवल 13 है। मैंने बोला ना, एसडी इज नॉट मैक्सिमम डिविएशन, इट इज व्हाट? एवरेज। ठीक है, और एक चीज कुछ लोग सिली मिस्टेक किए, जो मैं डिक्टेट कर रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ जो डिक्टेट कर रहा था, गो टू द नोट्स। मेरा पॉइंट नंबर 1 डिक्टेशन था, उसमें हम लोग लिखे थे से, क्या लिखाए थे वहां पे? 18 माइनस 2 इंटू 11, ये ना। तो ये जो 2 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 18 से लेस होगा ना। तो सम पीपल हैव बाय मिस्टेक रिटन 18 माइनस 2 इंटू 11। दैट्स नॉट करेक्ट ना। मैं तो 18 में से 2 इंटू 11 लेस कर रहा हूं, मतलब ब्रैकेट होगा तो यहां होगा। समझ गए? बाई चांस किसी का गलती कॉपी हो गया है तो करेक्ट। सॉरी, और एक चीज ध्यान आया जो कि मैं बताना भूल गया। एक बार लास्ट क्लास के नोट्स पे जाएं, उस पे जहां हम लोग C1 बाई आई माइनस जी फॉर्मूला निकाले थे। C1 बाई आई माइनस जी फॉर्मूला, पॉइंट नंबर क्या था? 8 या 9? 8। पॉइंट नंबर 8 में एक बार उस फॉर्मूला में जाएं, C1 बाई आई माइनस जी, C1 बाई आई माइनस जी। पहुंच गए आप वहां पे? तो
फॉर्मूला था C1 बाय I माइनस जी, कि अगर कोई चीज C1 फर्स्ट होगा और उसके बाद जिंदगी में ग्रो करेगा G से, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये था। बट ये फॉर्मूला तो ऑब्वियस है, तभी अलाउड है इफ G इज लेस देन I। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अगर G इक्वल टू I हुआ तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी। और अगर G ग्रेटर देन I हुआ तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अलाउड है? जब G लेस देन I। तो वहां लिख दे प्लीज, G लेस देन I। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, G लेस देन I। अभी ये देखते समय मैथ्स लग रहा होगा कि G लेस देन I, साहब तो मैथ्स वाइज बोल रहे हैं। अगर मैथ्स के बिना बोले, विच वी शुड, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू मैथ्स, तो G लेस देन I सपोज, मेरे को वैसे नहीं समझना है, मेरे को लॉजिक वाइज समझना है। कोई कंपनी अगर जिंदगी भर 15% के रेट से ग्रो करने वाला है, G इक्वल टू 15, और तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केवल 12 है, और तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केवल 12% है, यू रिक्वायर 12%, वो कंपनी ग्रो करने वाला है 15% से, तो उस केस में क्लास छोड़ के वो स्टॉक बाई करने चले जाओ। उसका P0 देखने का जरूरत नहीं है, द स्टॉक इज वर्थ इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि बोलना ये मतलब है वैसा स्टॉक होता ही नहीं है। ग्रोथ कैन बी 250%, 250%, 1000% ग्रोथ हो सकता है, बट दैट्स ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, 2-3 years. When you talk about growth rate forever, it has to be a very low number. If I talk very professionally, less than the average GDP growth rate of the economy. इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो करेगा, उस रेट से ज्यादा ग्रोथ सस्टेनेबली किसी कंपनी का नहीं हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज मैथ्स वाइज द कंपनी विल क्रॉस द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसलिए ये जो G होता है ये छोटा ही होता है, 4%, 3%, 5%। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। दिस इज अ नॉन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, समझ गए? तो खैर वहां मैं स्किप कर गया था, C1 बाय I माइनस जी में G लेस देन I। सॉरी, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन। तो आप लोग एकदम सिंपल चीज है, ये निकालना सीख गए हो, मीन और एसडी। ठीक है, तो ये सब निकालने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक कब होता है? दिखा रहा हूं, और ये लिखा रहा नहीं हूं, दिखा रहा हूं केवल। ये ईयर्स है, ध्यान देना, ये एक्स है, ईयर्स है 1 2 3, ध्यान देना। एक्स है -6.4 -2.2 और है 1.9। टोटल क्या आया? -6.4 -2.2 1.9। टोटल क्या आया? -6.7 आया। उसका एवरेज निकाले एक्स बार, तो आया -6.7 डिवाइड बाय 3, क्या? -2.23 अप्रॉक्स, -2.23 आया। तो एक्स बार इज -2.23, एक्स बार इज -2.23। अब -6.4 था, अपने को करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो -6.4 का -2.23 से डिविएशन का स्क्वायर बताना। ये रहा बोर्ड पे फिगर्स, वेट कर रहा हूं। -6.4 का -2.23 से डिविएशन का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था, पर यहां लोग पता नहीं कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं। -6.4 से ये माइनस होगा तो वैसे तो प्लस हो जाएगा, मतलब लॉजिक वाइज 6.4 -2.23 है, बिकॉज -6.4 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +2.23, फाइट ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस उसका फिर होल स्क्वायर। तो यहां मिस्टेक नहीं हो जाए। मिस्टेक क्यों हो रहा है? लॉजिक के कारण नहीं, आप गंदा फिगर सह नहीं पा रहे हो तो सहना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछला फिगर जो था सब बढ़िया था, सोच के मैंने देखा था कि टोटल आए डिवाइड हो तो 12 आ जाए, मतलब राउंड फिगर आए, गंदगी में गए नहीं, तो वहां तो गंदगी में देंगे ना फिगर्स। उसके बाद लास्ट वाला जो है 1.9 से -2.23 का डिविएशन का स्क्वायर, प्लीज कैलसी। 1.9 से -2.23 का डिविएशन का स्क्वायर क्या? 17। माने 1.9 में से ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया ना। 1.9 माइनस माइनस प्लस, यानी 1.9 में 2.23 ऐड होगा, फिर उसका स्क्वायर। और अगर आपने इसको नहीं किया, आपने भूल के बाई चांस एग्जाम में रिदम में 1.9 - 2.23 कर दिया और उसका होल स्क्वायर, एंड देन यू आस्किंग सर कितना मार्क्स कटेगा, द क्वेश्चन इज दैट कितना मार्क्स मिलेगा।
उसमें तो जीरो आएगा ही, उसके आगे पीछे वाले में मार्क्स कटेगा, बिकॉज उसका इंप्रेशन तो खराब हो गया। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग वेल करेक्टिंग। ठीक है, किसके पास समय है करेक्ट करने का? शुरू में आपका देखता है एक दो क्वेश्चन, उससे एक इंप्रेशन फॉर्म करता है, और उस इंप्रेशन के कारण एक फ्लो में मार्क्स फ्लो होता है आगे, बिकॉज उसको तो डेडिकेशन से चेक करना नहीं है ना। समझ गए? तो मीन एसडी का आप सम रॉन्ग करके आ रहे हो तो आगे उसको इंप्रेशन क्या मिलेगा? यू अंडरस्टैंडिंग? यू अंडरस्टैंड? बहुत प्रॉब्लम है। यू हैव टू बी एक्यूरेट। गंदे फिगर से डील करते समय एक्यूरेसी आपका आना चाहिए। तो दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन जहां पे लोग 1.9 माइनस 2.23 कर देंगे, जबकि 1.9 माइनस और माइनस 2.23 है। बात है ध्यान रखने का, फोकस करने का कैलकुलेट करते समय। ठीक है ना? ओके, तो अपना मीन और एसडी आ गया। सीवी निकाल दे। सीवी इक्वल टू एसडी डिवाइड बाय मीन इंटू 100। एसडी डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यानी कि 13.51 डिवाइड बाय मीन क्या था 12 इंटू 100, तो 100% से भी ज्यादा है। कितना? 112.58। जो रिस्क है वो रिटर्न का 112% है। ठीक है, जो रिस्क है वो रिटर्न का 112% है। ठीक है, दैट्स ओके। अपने को कुछ इसके बेसिस पे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सिखाया अभी कि अगर रिस्क रिटर्न से ज्यादा हो तो स्टॉक को नहीं बाई करेंगे, रिस्क रिटर्न से कम हो तो स्टॉक को बाई करेंगे। आई नेवर सेड ऑल दिस। आई तो सेड इट नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, कि बाजार में जो और स्टॉक्स है उनका सीवी क्या है, तो वो तो इस समय नहीं है ना। तो आप 112 को देख के कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हो कि स्टॉक खराब है कि क्या है। वो डिपेंड करता है बाकी स्टॉक्स का क्या हाल है। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क ज्यादा रिटर्न से तो बैड स्टॉक, रिटर्न ज्यादा रिस्क से तो गुड स्टॉक। इट डिपेंड्स ऑन अदर स्टॉक्स एंड कंपैरिजन ऑफ सीवी। ठीक है ना? ओके, खैर ये सब चीज अपने पोर्टफोलियो चैप्टर में करेंगे, मैं तो यहां पे केवल स्टैट्स करवा रहा हूं। नेक्स्ट केस 2, एक्स एंटी, EXANTE, एक्स एंटी डेटा यानी फ्यूचर डेटा। एक्स एंटी माने फ्यूचर, एक्स पोस्ट माने पास्ट। वर्ड केवल काम किया बिकॉज कहीं कहीं सम्स में आपको ये वर्ड दिखेगा तो वहां पे पर आप सोचेंगे कुछ नया चीज आ गया, तो नया कुछ नहीं, नॉर्मल है। फ्यूचर डेटा, पास्ट डेटा। नाउ लिसन टू समथिंग। अगर 3 नंबर्स होते हैं 2, 4 और 6 और उसका एवरेज निकालना है तो अपने बोलते हैं एवरेज इज 4। 2, 4 और 6 का एवरेज क्या है? 4। जबरदस्ती पूछते हैं नहीं आया कैसे बताओ, तो 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3, उससे 4 आया। जब तुमने ये किया 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3, तुमने एक्चुअली क्या किया है देख लो। 1/3 of 2 + 1/3 of 4 + 1/3 of 6, isn't it? ठीक है, तो ये आपने किया है, आपने एक्नॉलेज नहीं किया होगा बट हो रहा यही है। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो 2 का 4 का 6 का सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है। ठीक है, विच मीन्स अगर उस तरह से देखें तो आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो है P1x1 + P2x2 + P3x3। ठीक है, विच मीन्स जो फॉर्मूला लग गया वो समेशन px। तो एक्चुअली मीन का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला इज समेशन px, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू। जब हम लोग ऐड करके डिवाइड बाय n करते हैं तब भी समेशन px लग रहा है। तो जब प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, जैसे कि वापस से गए 2, 4, 6, 2 का चांस है, सब में बोला है 2 होने का चांस है 0.3, 4 होने का चांस है 0.5 और 6 होने का चांस है 0.2, तब तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। तो एवरेज निकालते समय अपने ऐड करके डिवाइड बाय 3 थोड़ी कर सकते हैं, बिकॉज ऐड करके डिवाइड बाय 3 करने का मतलब आपने 1/3 चांस मान लिया ना, विच इज रॉन्ग। द चांस इज 0.3, यू शुड डू 0.3 into 2 + 0.5 into 4 + 0.2 into 6। कंक्लूजन, जितने भी फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, जितने भी फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, मैंने जितने ही बोला बिकॉज कुछ और भी होते हैं कोरिलेशन वगैरह के, जो फॉर्मूलाज होते हैं उन सारे फॉर्मूलाज में अगर अपने नीचे से n हटाएं, नीचे से n हटाएं और ऊपर में p लगाएं, नीचे से n हटाएं ऊपर में p लगाएं, दे बिकम द फॉर्मूला विद प्रोबेबिलिटी, विच मीन्स ये फॉर्मूला क्या होगा? समेशन p इंटू x - x बार होल स्क्वायर। समझ गया?
आइडियली वी शुड डिवाइड बाय समेशन पी, डिवाइड होना चाहिए, पर समेशन पी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। तो समेशन पी से कोई डिवाइड करता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, समेशन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो हमारा एक्स एंटी डेटा में हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। इसका मतलब इफ वी गेस, तो अपना कॉलम्स क्या होने वाला है, डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लिखना नहीं है। फर्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, पी। सेकेंड कॉलम रिटर्न मतलब क्या, एक्स। ये दोनों कॉलम दिया रहेगा। अब मीन निकालने के लिए मैं एक्स का टोटल नहीं कर सकता हूं, मेरे को एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी से। तो एक कॉलम बनेगा क्या, पी एक्स। ठीक है, और एस डी निकालने के लिए याद होगा स्क्वायर डिविएशन। स्क्वायर डिविएशन का नोटेशन क्या था, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। पर इसका एवरेज निकालने के लिए मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूं, पी से क्या होगा, मल्टीप्लाई। समझ गए। तो एक्स का एवरेज निकालने के लिए पी इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होता है और एवरेज आता है, कोई चीज से बाद में डिवाइड नहीं होता है। तुम भूल के भी सम करते समय ये ऐड करके अब डिवाइड बाय 5 कर दिया, सम गया, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ना। या तुमने इसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 या 3 कर दिया तो गया सम ना, यहाँ कोई डिवाइड नहीं है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो दैट इज एक्स एंटी डेटा। ठीक है, तो लिखो प्लीज। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज, द फॉलोइंग टेबल शोज forecast of return on stock A for the next year, for the next year, return on stock A for the next year। तो अब यहां दिया हुआ है अपने को जीडीपी ग्रोथ, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, पी। नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है रिटर्न, एक्स। यानी कि जिसने भी फोरकास्ट निकाला वो ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टॉक ए का परफॉर्मेंस जीडीपी के ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, और होता भी है। All companies are operating in the economy. If the economy does not perform well, companies will not perform well. तो we are able to digest it कि हाँ लॉजिक तो है। जीडीपी ग्रोथ दिया हुआ है, पहला लेस देन 6%। सेकेंड दिया हुआ है बिटवीन 6% एंड 8%, और फिर दिया हुआ है ग्रेटर देन 8%। ठीक है, या तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर लेस देन 6 होगा, या 6 to 8 होगा, या 8 से ऊपर होगा। लेस देन 6 का सपोज प्रोबेबिलिटी इज 0.15, बिटवीन 6 to 8 का प्रोबेबिलिटी इज सपोज 0.6, और ग्रेटर देन 8 का प्रोबेबिलिटी इज सपोज 0.25। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करना इज अ पार्ट ऑफ ओके द स्ट्रैटेजिस्ट हु इज फोरकास्टिंग, हु स्टडीज इकोनॉमिक डेटा। अपने को तो सीधा आउटपुट दिया हुआ है। अब रिटर्न जो दिया हुआ है लेस देन 6 में द रिटर्न वुड बी -20%, 6 to 8 में द रिटर्न वुड बी 15%, और ग्रेटर देन 8 में रिटर्न वुड बी सपोज 40%। ठीक है, तो एसएफएम में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम क्या है, माने इफ एनीबडी थिंक्स अबाउट द सब्जेक्ट इन अ नॉन एग्जामिनेशन मैनर, ठीक है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या है, इस डेटा, इस सब्जेक्ट में कहीं पे भी फोरकास्टिंग स्किल्स नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, यू आर जस्ट डूइंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो रियल लाइफ में डिफरेंस क्या है, यू हैव टू फोरकास्ट ऑल दिस ना। और सबसे मेन तो वही है ना, बिकॉज वी नो द वर्ड गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर ये गार्बेज है तो जो निकाल रहे हो तो काम का ही नहीं है।
समझ गया? तो दैट इज द प्रॉब्लम इन एसएफएम फ्रॉम अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें कहीं पे भी फोरकास्ट करवाना नहीं है, सब फोरकास्ट दिया हुआ रहेगा, आपको केवल प्रोसेस सिखा रहा है उसको कर देगा, ठीक है। और जो अपने बड़े बड़े सम्स थोड़े से किए, से स्टेज 1 स्टेज 2 वाले जो कल किए ना, उससे भी और बड़े बड़े सम्स होते 10 साल का फोरकास्ट वगैरह, पर वो सब के सब पेन पेपर पे थोड़ी होते हैं, एक्सेल पे, ठीक है। तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से द टू थिंग्स लैकिंग इन क्लास डिस्कशन इज नंबर 1 एक्सेल, ओके, और नंबर 2 व्हाट, हाउ टू फोरकास्ट, हाउ टू फॉर्म अ व्यू, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट अ साइड डिस्कशन आई रेफर टू बिकॉज ऑफ सम पीपल फीलिंग दैट यार यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। सो व्हाटएवर, ये जो डेटा हुआ दिया हुआ है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट कॉलम कोई काम का नहीं है, फर्स्ट कॉलम केवल एक फील्ड जनरेट कर रहा है कि जिसने फोरकास्ट किया किसके बेसिस पे किया, काम तो केवल ये और ये आएगा। लिख दो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, calculate expected return, comma SD and CV, calculate expected return, comma SD and CV, expected return, comma SD and CV, ठीक। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम X, मीन के लिए क्या कॉलम PX, और वेरिएंस के लिए क्या कॉलम P इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। कि सर डिविएशन निकालना है तो x माइनस एक्स बार, पर सर वो तो प्लस माइनस आएगा, इसलिए स्क्वायर और सर इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कॉपी कर रहे हैं अब तो 0.15, 0.6 एंड 0.25, ये प्रोबेबिलिटी था। एक्स का फिगर्स था -20%, इकोनॉमी खराब किया तो स्टॉक बुरी तरह से गिरेगा, ये था क्या था, नेक्स्ट क्या था 15%, और नेक्स्ट क्या था 40%। इस तरह के स्टॉक को जो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है उसको अपने बोलते हैं सिक्लिकल स्टॉक, बिकॉज इट डिपेंड्स टू मच ऑन द इकोनॉमी। इट इज लाइक ऑटोमोबाइल, ओके, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, ठीक है, ये सब कंपनीज जो है इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जबकि उल्टा स्टॉक होता फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, तो डजंट मैटर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है, लोग तो नॉर्मल बीमार होना और मेडिसिन कंज्यूम करना इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमी ना, तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। ये सारा अपने डिस्कस करते हैं व्हेन वी डू इक्विटी वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन करें, 0.15 इंटू -20 क्या -3, 0.6 इंटू 15 9, 0.25 इंटू 40 10, 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 3 16, 16%। भूल के भी ये 16 को 3 से डिवाइड नहीं कर दें, बिकॉज एवरेज हो चुका है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो चुका, ठीक है ना। तो इन दैट केस नीचे में एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन px इक्वल टू 16%, इक्वल टू 16%। उसके बाद अब ये 16 अनसर्टेन है, इससे डिविएशन का स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी करना है। हेडिंग देख लें, डिविएशन निकालना है, उसका स्क्वायर करना है इनटू प्रोबेबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। -20 -16 क्या हुआ -36। होप आप कैलसी में कर रहे हो तो बेटर रहेगा। -20 -16 इज -36, -36 का होल स्क्वायर इंटू 0.15। आपको -36 का होल स्क्वायर, वैसे 36 का होल स्क्वायर और -36 का होल स्क्वायर इज सेम, तो 36 का होल स्क्वायर इंटू 0.15 बोलो। 36 का होल स्क्वायर इंटू 0.15 194.4, 194.4। नेक्स्ट 15 -16 इज -1, तो -1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड 1 इंटू 0.6 इज व्हाट 0.6। नेक्स्ट 40 -16 is what 24, 24 का होल स्क्वायर इंटू 0.25, 24 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 क्या बोले 144, 144। टोटल क्या आया
194.4 प्लस 0.6 प्लस 144 कितना? 339 का यूनिट्स क्या है? परसेंटेज स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर कर दिए थे। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। तो नीचे वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल टू जो लास्ट कॉलम का टोटल आया 339। ठीक है, बट किसी भी नॉर्मल इंसान को बोलेंगे स्टॉक का एक्सपेक्टेड टर्न 16% है और रिस्क 339% स्क्वायर है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज स्क्वायर। सो देयरफॉर लास्ट स्टेप एसडी दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 339 क्या? 18.41%। हाँ, अब समझ में आ रहा है? ओके, जो एवरेज रिटर्न है वो 16 है और उससे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा कितने का? 18.41% का। Therefore CV coefficient of variation equal to SD by mean into 100. So 18.41 divide by क्या था? 16 into 100 क्या? 115.06%। 115.06%। तो इस स्टॉक का भी सीवी 100 से ऊपर है। ये दोनों स्टॉक अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, यानी दोनों में से किसी एक में पैसा लगाना है, तो अपने किसको चुनते? फर्स्ट वाले को ना। वहां क्या आया था? 112 पॉइंट, तो थोड़ा तो कम था। और आप इसमें मेरे बोलने पे ये नहीं बोल सकते हो कि सर दे आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज एक में पास्ट डेटा एक में फ्यूचर डेटा। डजंट मैटर, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ। जो फर्स्ट वाला कंपनी है, मेरा एनालिस्ट का ये ओपिनियन है कि वो कंपनी का नेक्स्ट ईयर वैसा ही जाएगा जैसा लास्ट ईयर गया था। मेरा ऐसा ओपिनियन है। उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं है, उसका इंडस्ट्री मोटा मोटी वैसा ही है, तो मेरा ओपिनियन है कि उसका वैसा ही परफॉर्मेंस जाएगा जैसा लास्ट ईयर में था, इसलिए मैंने पास्ट डेटा यूज किया। जबकि ये जो कंपनी है इसका मेरे को लगता है मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो इसमें मेरे को लगता है पास्ट रिलायबल नहीं है, मेरे को फ्यूचर का फोरकास्ट करना पड़ा। तो अंडरस्टैंड, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है, तो मतलब ऐसा मन में धारणा नहीं है कि एक पास्ट डेटा का सम को फ्यूचर डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन, वो तो डिपेंड करता है एनालिस्ट ने कौन सा डेटा दिया है अपने को। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ कुछ जो थियरी बोल रहा हूँ, लॉजिक बोल रहा हूँ, वो लॉजिक सब उभरेंगे इन द पोर्टफोलियो एंड इक्विटी चैप्टर। ठीक है, वो तो बोलने से रुकता नहीं है, बिकॉज अपने कहीं मैथ्स थोड़ी करेगा, अपने थोड़ा सा अप्लाई करे ना। ठीक है, तो आपको मीन एसडी निकालना आ गया, पास्ट डेटा और फ्यूचर डेटा। पास्ट डेटा में कितना कॉलम? 3 ईयर्स एक्स और एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फ्यूचर डेटा में कितना कॉलम? 4 पी एक्स और पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैकेनिकली यू टेक दैट आउटपुट। और जो सोचने का बोल रहा हूं, सिक्लिकल स्टॉक बीच में ये सब, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। दैट इज समथिंग दैट इज डन वेरी स्लोली इन द चैप्टर्स टू कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1 हुआ था मीन एसडी का मतलब, पॉइंट नंबर 2 हुआ मीन एसडी का कैलकुलेशन। अब पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि अपने अगर 60% पैसा, 60% मनी इन्वेस्ट करें स्टॉक ए में और 40% इन्वेस्ट करें स्टॉक बी में, यानी अपने को एक स्टॉक बाई नहीं करें, अपने मान रहे हैं दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अपने जो पूरा पैसा है वो किसी एक में नहीं लगाएंगे। इसमें 60%, इसमें 40, या इसमें 80, इसमें 20, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। वाई 2 स्टॉक्स? यू कैन हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 स्टॉक्स। ठीक है, अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 स्टॉक्स फॉर योर नॉलेज इज फॉर एग्जाम्पल द निफ्टी। जो निफ्टी है, ठीक है, द निफ्टी इंडेक्स 10,720, दैट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 स्टॉक्स।
Those 50 stocks which are large cap, बड़े बड़े companies, which are representative of many industries and which are liquid, traded every moment, उनका एक portfolio बना दिया, नाम उसका निफ्टी. A portfolio of 30 stocks in India is the Sensex. ठीक है, जो अपने पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में इतने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग, तो वो पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, डू म्यूचुअल फंड्स पुट ऑल द मनी इन वन स्टॉक? नो, दे इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, दैट इज द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो. तभी तो पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड साथ में पढ़ाया जाता है, बिकॉज व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इट्स अ पोर्टफोलियो. ठीक है, तो अगर अपने दो स्टॉक्स में मिला के पैसा लगाते हैं, ए और बी में तुमने मिला के पैसा लगाया, ठीक है, तो उस केस में होगा ये कि जैसे फिगर्स देखो, ये रिटर्न ऑन ए है, ये रिटर्न ऑन बी है, ध्यान से देखना, और ये सपोज प्रोबेबिलिटी है. 25% चांस है कि ए का रिटर्न जब 18% होगा तो बी का रिटर्न उस समय 5% होगा. सपोज 40% चांस है कि ए का रिटर्न जब 3% होगा तो बी का रिटर्न जो है वो 22% होगा. और कितना बचा? 35% चांस है कि ए का रिटर्न जब 10% होगा तो बी का रिटर्न जो है 13% होगा. सपोज ये दिया हुआ है. एक बार ठीक से सोचते इसके बारे में. जो पहला वाला सिनेरियो है, एक बार सिनेरियो का नाम दे रहा हूं जिससे मेरा कम्युनिकेशन इजी हो जाए. दिस इज सिनेरियो, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3. ठीक है, अब आपका सेंस ध्यान जाए बोर्ड पे, इसलिए मैं पूछते जा रहा हूं. इफ वी आर मूविंग फ्रॉम सिनेरियो 1 टू सिनेरियो 2, सिनेरियो 1 से सिनेरियो 2 में मूव कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू ए का रिटर्न? इट्स राइजिंग और फॉलिंग? फॉलिंग. व्हाट इज हैपनिंग टू बी का रिटर्न? राइजिंग. करेक्ट. If we are moving from scenario 2 to scenario 3, scenario 2 to scenario 3, what is happening to A का return? Rising. What's happening to B का return? Falling. ये जो आपने बोला, इससे क्या समझ में आ रहा है? A और B में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है. कोरिलेशन किसी ने किया हो नहीं किया हो डजंट मैटर. ठीक है, जो फील होता है कोरिलेशन का वो इंग्लिश लैंग्वेज फील है कि क्या सर एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है, या एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है. अगर ऐसा है कि जब ए बढ़ता है तो बी बढ़ता है, जब ए गिरता है तो बी गिरता है, माने सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दे हैव पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दे हैव नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, दिस इज वेरी इंस्टिंक्टिव विच पीपल कैन अंडरस्टैंड. बट अपने प्रोफेशनल से वी आर सपोज टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट टू क्वांटिफाई. वी आर नॉट सपोज टू जस्ट अंडरस्टैंड, वी आर सपोज टू क्वांटिफाई, एंड देयरफॉर द मैथ इज कमिंग इन. समझ में आ रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन है. ए जब बढ़ रहा है बी गिर रहा है, ए गिर रहा है बी बढ़ रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन कितना है ये बताना है, विच मीन्स मैं बता रहा हूं नेगेटिव कोरिलेशन 75% है. क्या बोला मैंने? नेगेटिव कोरिलेशन 75% है मैंने बोला. ठीक है, कोई दूसरा डेटा है, नेगेटिव कोरिलेशन 90% है. कितना है? 90% है नेगेटिव. कौन सा ज्यादा जोर का कोरिलेशन है? स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन कौन सा है? 75% की 90%? 90%. नेगेटिव कोरिलेशन है वो अलग बात है, माइनस को घर पे रखो, है तो 90 ना. ठीक है, हाइट्स क्या हुआ? 100% कोरिलेशन है. 100% कोरिलेशन का मतलब हो गया, इफ यू लुक एट दिस डेटा, ये डेटा देखना, स्टॉक ए है, स्टॉक बी है. ए का जब रिटर्न 18% है, इसका 5, ओके, और इसका जब रिटर्न 5% है, इसका 18. एग्जैक्टली उल्टा हो गया तो. ठीक है, वो भी उल्टा ही था फर्स्ट वाला भी, बट वो उस तरह से नहीं था. ये वाला तो एग्जैक्टली रिवर्स दे दिए. यहां पे कोरिलेशन -100% आएगा. ठीक है, तो नाउ लुक एट द थर्ड डेटा. इफ आई से ए और बी, डेटा देखना, इसका 15, इसका 20, इसका 18, ठीक है, और इसका 35, इसका 20 और इसका 45. आप लोग को ये तो दिख गया होगा पॉजिटिव कोरिलेशन. जब ए को बढ़ाए 15 से 18 तो बी को ही बढ़ाए, फिर ए को बढ़ाए 18 से 20 तो बी को ही बढ़ाए. और अगर जो स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देता है नंबर्स पे, अगर ठीक से ध्यान दे, ए को पहले 3 से बढ़ाए, बी को कितना से? 15, यानी रेट ऑफ चेंज इज 5, 15/3 स्लोप, y2 - y1 by x2 - x1.
35 माइनस 20 इज 15, और ये कितना बढ़ा 3, तो 3 से 15 माने 5 का स्लोप है। नेक्स्ट बार इसको 2 से बढ़ाए, इसको कितना से बढ़ाए 10 बाई 2 क्या है 5, यानी स्लोप मेंटेन किया है, स्लोप मेंटेन किया है। फिर से मेरे को मेंटेन करना है, 20 का ये हो गया 24, वहां क्या लिखूं 65, जिनका नंबर्स चल रहा है मन में, 5 का रेट ऑफ चेंज है तो 4 चेंज किया, 4 इंटू 5 20, हेल्प करें 15%, वहां पे क्या लिखूं, हाँ 20%, 24 से 15 हुआ 9 गिरा, तो 9 इंटू 5 45, 65 माइनस 45 कितना 20। इसका मतलब एक मिनट, ये जो लास्ट डेटा था 24 से 15, 65 से 20, इज इट गिविंग द लास्ट डेटा, इज इट गिविंग अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव, दोनों तो गिर रहे हैं ना, गिरना नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन, ए भी गिर रहा है बी भी गिर रहा है तो सेम डायरेक्शन है, गलती कोई नहीं फील करे। तो इसका मतलब ये तो हाइट्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और हर बार स्लोप का इज्जत करे कि स्लोप का बेइज्जती कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। ये स्लोप का जो इज्जत कर रहा है मतलब कोरिलेशन, इससे स्ट्रॉन्ग दुनिया में पैदा नहीं हो सकता है। दिस इज 100% कोरिलेशन। कितना 100% कोरिलेशन। इफ आई डिस्टर्ब अ फिगर, एक फिगर को डिस्टर्ब कर रहा हूं 44, इस बार वो स्लोप डिस्टर्ब हो गया होगा, जोर का कि जरा सा माने अगर कोरिलेशन निकालेंगे वो आएगा 99%, ऐसे 100% आ रहा था ना, इनफैक्ट 99 क्या पता 99.45% आएगा, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन ये बताता है, एक तो कोरिलेशन का फीलिंग कि सर सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, एक तो वो हो गया, वो तो एकदम ही आसान है, हर स्टूडेंट समझता है। दूसरा बात है नहीं मैथ्स, उसका कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है वो तो बात का बात है, कर लेंगे अपने, पर फॉर्मूला के पहले उसका आउटपुट समझे। तुम समझे एक चीज, मैं पॉइंट नंबर 1 मीन एसडी निकालना नहीं सिखाया, माय स्ट्रेस वाज ऑन अंडरस्टैंडिंग, फिर पॉइंट नंबर 2 कैलकुलेशन पे आया, ठीक है। तो वैसे ही कोरिलेशन का भी अंडरस्टैंडिंग चल रहा है कि सर कोरिलेशन एक परसेंटेज होता है, 0 to 100% एंड 0 to -100%, ठीक है। तो 0 to 100, 0 to -100, जब पॉजिटिव कोरिलेशन है वो 0 to 100% कहां पे है? जैसे सपोज आज ये तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास, ठीक है, तुमको ऐसे ही परसेंटेज बताना है कि तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 या 0 to -100 क्या है। तो इन दैट केस आप तीनों क्लास को रैंक दोगे। फर्स्ट क्लास का सपोज तुम बोलेगा 65%, सेकंड क्लास तुम बोलेगा 55%, थर्ड क्लास तुम बोलेगा 90%। किसी का उल्टा भी हो रहा होगा कि फर्स्ट क्लास में कुछ तो समझ में आएगा ठीक है, तो मे बी माइनस व्हाटएवर, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब जैसे अपने एक डिग्री दे रहे हैं ना, अटैच कर रहे हैं, वो डिग्री ही कोरिलेशन है कि दो वेरिएबल्स स्ट्रेट लाइन में, दो वेरिएबल्स स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट, तो दो वेरिएबल्स स्ट्रेट लाइन में फॉल करने का कितना जोर का टेंडेंसी दिखा रहे हैं। दो वेरिएबल्स क्या लीनियरली मतलब स्लोप फॉल करने का टेंडेंसी दिखा रहे हैं। तो कभी कभी वो लोग कोशिश करते हैं पर स्लोप चेंज हो जाता है, तो वो कोशिश 100% नहीं है, 75 या 80 या 85% है, दैट्स कोरिलेशन, ठीक है। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, बट अपने को उसका कैलकुलेशन भी करना है। एंड हैविंग सेड दैट, प्लीज रिमेंबर कोरिलेशन वगैरह करते समय चाहिए जिससे स्टूडेंट उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सके। मैंने केवल बोलने से, मैंने जितना ही बढ़िया से बोला, obviously you require that we spend time on it, then जाके it gets internalized। वो spending of time next chapter portfolio में होगा। तो एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट बता के एक सम या दो सम प्रैक्टिस करा दूंगा, और ऑब्वियसली किसी को लगेगा कि नहीं इसका 4-5 सम और समय जाता तो बेटर है, तो वही तो कर रहे हैं। अपने अभी से बता दिए तो पोर्टफोलियो चैप्टर हल्का हो गया ना, वहां पे तो और रुक के इंस्टीट्यूट का 4 सम आया हुआ है, चारों सम लिख के करेंगे, तो यू विल हैव सो मेनी प्रैक्टिस का स्कोप ऑफ देयर। बट ये जो शुरू में चल रहा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई चीज का ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको समझना पड़ेगा, वो जो इंटर का हालत होता है ना कि सम्स पे सम्स करते जाए, रटा जाए, माथे पे चढ़ जाए, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट, आई एम गिविंग 1 or 2 सम्स एंड देन वी आर वेटिंग फॉर चैप्टर्स टू कम, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया कि आपने पॉइंट का नाम लिखे नहीं ना, ओके। तो लेट्स राइट डाउन व्हाट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। पॉइंट नंबर 3, most rational
most rational investors do not invest. Most rational investors do not invest in a single stock. In a single stock. कोई अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाते. Full stop. Instead, people invest in a portfolio. People invest in a portfolio. People invest in a portfolio. In a portfolio that is a bundle of stocks. People invest in a portfolio that is a bundle of stocks. People invest in a portfolio that is bundle of stocks. Full stop. Risk of the portfolio. Risk of the portfolio. Risk of the portfolio. ब्रैकेट में ये लिखें, देखो बोर्ड पे. व्हाट इज दिस? सिग्मा पी एस डी ना, किसका? पोर्टफोलियो का. रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ब्रैकेट सिग्मा पी depends significantly on correlation between the stocks. Correlation between the stocks. तो रिस्क कोरिलेशन पे डिपेंड करता है. कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. कोरिलेशन may be defined as strength of linear relationship between the two stocks. 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 ब्रैकेट में think about the slope. ब्रैकेट में think about the slope. Think about the slope. ब्रैकेट क्लोज. यह इंपॉर्टेंट है. आप अगर 50 बार भी वो लैंग्वेज पढ़ लिए, कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक्स. यू विल बी टोटली ब्लैंक. यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. क्या बोलना चाह रहे हैं और फिर सेंस क्या है पढ़ाई का अगर समझ रहे नहीं है तो बोलना चाह रहा हूं प्लीज स्लोप सोचिए. स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है. तो दो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, क्या वो लोग का स्लोप कांस्टेंट है तो परफेक्ट कोरिलेशन है. कांस्टेंट नहीं है तो इम्परफेक्ट है. तो कितना इम्परफेक्ट है? स्लोप जरा सा चेंज हो रहा है कि बुरी तरह से चेंज हो रहा है? जरा सा चेंज हो रहा है तब भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है 90-95%. और बुरी तरह से चेंज हो रहा हो सकता है कोरिलेशन जीरो है. कोरिलेशन जीरो है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल स्टुपिडिटी बात करें, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन यूएस? अंड संड बात चालू हो गया ना कि यहां पे जूता बिक रहा है, वहां पे लोग मर रहे हैं. कोरिलेशन दोनों के बीच में होगा नहीं तो मे बी जीरो. लॉजिकल चीज के बीच में कोरिलेशन होगा. व्हाट इज द स्ट्रेंथ बिटवीन, व्हाट इज द कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन द आवर्स यू पुट इन स्टडीज एंड द मार्क्स यू गेट इन द एग्जाम? पॉजिटिव. तो कोरिलेशन का इनेट फीलिंग तो सबको ही है. एग्जाम्पल देंगे 2 मिनट में सब बोल देगा, सब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव. पर उस चीज को मैथमेटाइज करने में डिफिकल्टी है. तब नंबर्स आ गया कि नहीं बता कितना 72% कि 65%. तो अपना टेंशन तो वो है ना कि अपने को केवल फील नहीं करना, बताना है कितना %. ठीक है ना. फुल स्टॉप. ये डायग्राम ड्रॉ करने x और y. एक मैं यहां पे अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं. ये स्ट्रेट लाइन है और इसके अराउंड्स ये पहला पॉइंट था. माने समझो पॉइंट्स कैसे प्लॉट होते हैं. x का एक सर्टेन वैल्यू है, y का एक सर्टेन वैल्यू है तो प्लॉट हुआ ना. ये दूसरा वैल्यू था, ये तीसरा वैल्यू था, ये चौथा वैल्यू था. सपोज 4 पॉइंट्स प्लॉट किए. क्या ये चारों पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं?
ऊपर की तरफ x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, क्या कोरिलेशन है, प्लस या माइनस? प्लस दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ किसको बोलते हैं वो बाद में डायग्राम बनवाऊंगा मैं। नीचे की तरफ उसको बोलते हैं ना x y, और पॉइंट्स ऐसे होते, तो x बढ़ रहा है तो y गिर रहा है। समझ में आ रहा होगा जैसे डिमांड कर्व होता है, ठीक है। तो यहां पे तो पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पर क्या पॉइंट्स लाइन पे बैठ पा रहे हैं? क्या पॉइंट्स लाइन पे बैठ पा रहे हैं? नहीं। क्या कोशिश कर रहे हैं? हाँ, दे आर ट्राइंग, ठीक है। तो और कोशिश तुमको देख के क्या लग रहा है, बहुत ही खराब कोशिश है या गुड कोशिश है? गुड कोशिश है, मतलब कोरिलेशन करीब 80-90% है। समझ गया? कोरिलेशन का ये मतलब है कि जो पॉइंट्स है वो लाइन पे कितना बैठने का कोशिश करे, उस कोशिश को कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है। तो आपको फील लेना पड़ेगा कोरिलेशन का मतलब क्या है। ड्रॉ कर लिया आपने? ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ कर लीजिए, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और पॉइंट्स वैसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है। तो एक जरा सा नीचे था, फिर 2 पॉइंट जरा सा ऊपर था, फिर 1 पॉइंट वापस जरा सा नीचे था, पर लाइन के सारे आसपास बनाया है, पॉइंट्स को दूर नहीं बनाया, ठीक है। उस केस में लिखें प्लीज इसके बारे में नीचे। वी फाइंड दैट x and y are moving in the same direction. X and y are moving in the same direction. X and y are moving in the same direction. Are moving in the same direction. Dash. This means positive correlation. This means positive correlation. Positive correlation के ब्रैकेट में लिखें 0 to 100%. 0 to 100%, ये पॉजिटिव का क्षेत्र है ना, 0 से 100%, फुल स्टॉप। पैराचेंज। आर दे फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन? आर दे फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन? आर दे फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन में उसका जवाब नो। नेक्स्ट लाइन में उसका जवाब नो। नो के बाद डैश देखे, दिस मीन्स कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट। दिस मीन्स कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट। कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट। ब्रैकेट में लिख रहा हूं आर नॉट इक्वल टू 100%। कोरिलेशन का सिंबल है आर, छोटा आर। आर नॉट इक्वल टू 100%, सर 100% तो नहीं है, फुल स्टॉप। पैराचेंज। Are the points trying to fall on the straight line? Are the points trying to fall on the straight line? Are the points trying to fall on the straight line? Are the points trying to fall on the straight line? Trying to fall on the straight line? Question mark. Next line में जवाब yes, 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 और डैश देके, दिस मीन्स आर ग्रेटर देन 0। अगर ट्राई भी नहीं करता ना, ट्राई भी नहीं करता तो क्या होता? 0। ट्राई नहीं करते का मतलब ये हो गया, इस तरह का पॉइंट्स बन रहा है, एकदम लाइन का फीलिंग ही नहीं आ रहा है पॉइंट्स देख के। इसका मतलब कोरिलेशन क्या है? 0, ठीक है। पैराचेंज। How strong are they trying? How strong are they trying to fall on straight line? How strong or how strongly are they trying to fall on straight line? How strongly are they trying to fall on straight line? How strongly are they trying to fall on straight line? Question mark. Next line में जवाब quite strong, because सारे पॉइंट्स एकदम लाइन के पास थे। quite strong dash, this means there is strong positive correlation. This means there is strong positive correlation. This means there is strong positive correlation. There is strong positive correlation dash, say 90%, say 90%,
अब डेटा तो है नहीं तो मैं कैसे बता दूं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। से 90%, ओके, से 90%। आप लोग ट्राई कर लो, वो डिक्टेशन में नहीं जाएगा, पोर्टफोलियो चैप्टर में जाएगा। देखना यहाँ पे डेटा देखना, ध्यान देना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट्स जो है पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से, कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉइंट्स नीचे आ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई गिर रहा है, ठीक है। क्या ये लोग लाइन पे फॉल कर रहे हैं? नहीं, यानी सर -100% तो नहीं है, ठीक है। क्या ये लोग लाइन पे फॉल करने का कुछ कोशिश कर रहे हैं? यस, पर कोशिश बढ़िया या खराब है? बहुत खराब है। दिख रहा होगा कितना दूर दूर है, एकदम सटा के थोड़ी दी है। इसका मतलब कोरिलेशन यहाँ पे वीक नेगेटिव, क्या वीक नेगेटिव, शायद -20% या -10%, माइनस को छोड़ दो, मैंने 10% या 20% कोशिश है, समझ गए। तो कोरिलेशन का वो मतलब होता है, ठीक है। मतलब मन में जानेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, ऑल्दो एग्जाम में मतलब से ज्यादा कैलकुलेशन काम आते हैं, आई विल एडमिट, बट देन आप कंफर्टेबल होते ही नहीं हो इफ यू नेवर नो व्हाट इट इज। और एक चीज मैं जानबूझ के जब से परसेंटेज में बात कर रहा था, कोरिलेशन जो ये लोग लिखते हैं आंसर वो हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, यानी 0.92, क्या 0.92 इज 92%, -0.1 इज -10%। बट परसेंटेज बोलने से एक फील ज्यादा आता है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रांग व्हेन टॉक्स आर डन इन व्हाट परसेंटेज। तो आई वाज टॉकिंग इन परसेंटेज, ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव द आंसर इन व्हाट डेसिमल्स, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में कोरिलेशन का मतलब कम्युनिकेट हो गया। ऑफ कोर्स उसका और डाइजेशन पोर्टफोलियो चैप्टर में होगा। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन बता रहा हूं, सुनिए प्लीज। वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन, वेट कर रहा हूं, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसके साथ फ्यूचर डेटा में p लगाते हैं और पास्ट डेटा में इसको डिवाइड बाय क्या करते हैं, n। आप एक बार उसका चिंता छोड़ दो, मैं फॉर्मूला लिखते समय ये सारा पोर्शन नहीं लिख रहा हूं, वो समेशन टमेशन क्या करना बनी, मैं फोकस कर रहा हूं किसका करना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का एवरेज। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन डिफाइन वेरिएंस मेजर्स द स्क्वायर डिविएशन ऑफ x अराउंड x बार, द स्क्वायर डिविएशन ऑफ x अराउंड x बार। फोकस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुने वरना पिकअप नहीं होगा टोन। द डिविएशन ऑफ x अराउंड x बार। अब लिख रहे हैं कोवेरियंस, क्या लिखे, कोवेरियंस ऑफ x एंड y। वेरियंस तो किया हुआ है हम लोग का, वेरियंस माने फ्लक्चुएशन, कोवेरियंस माने ज्वाइंट, कोवेरियंस माने ज्वाइंट, यानी कि x है रिलायंस, y है इन्फोसिस, x है रिलायंस, y है इन्फोसिस। रिलायंस का, सुना ठीक से, रिलायंस का एवरेज रिटर्न 18% है, कितना 18, आई एम टॉकिंग अबाउट x बार। इन्फोसिस का एवरेज रिटर्न 15% है, y बार। मेरे को चेक करना है कि जब रिलायंस का रिटर्न 18 से ऊपर होता है, जब रिलायंस का रिटर्न 18 से ऊपर यानी x मोर देन x बार, उसी समय इन्फोसिस का रिटर्न y जो है वो 15 से ऊपर होता है कि नीचे। आई वांट टू चेक कि जब रिलायंस जोश में आता है तो इन्फोसिस अब उस समय जोश में आता है कि नीचे, उसका जोश उसके एवरेज के अनुसार है। माने आई वांट टू कंपेयर x माइनस एक्स बार विथ व्हाट, y माइनस वाई बार, ठीक है। तो यू ज्वाइंटली वांट टू चेक x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है उसका टोन है x माइनस एक्स बार इंटू क्या, सॉरी, x माइनस एक्स बार इंटू क्या, y माइनस वाई बार, ठीक है। अगर ठीक से देखो तो दोनों चीज सेम है। ऊपर में जो लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को नहीं लिखने का मन है मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वो जो एक बार x माइनस एक्स बार था उसके बदले क्या आ गया, y। इट इज द ज्वाइंट डिविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। व्हाट इज कोवेरियंस,
ज्वाइंट डिविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार, कोई भी पर्सन अगर इस लेवल पे फॉर्मूला को ध्यान रखता है, ये कोवेरियंस एक्स वाई का मतलब था ज्वाइंट डिविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार, द फॉर्मूला इज ऑन हिज फेस। ठीक है, द फॉर्मूला इज ऑन हिज फेस, डिपेंड्स अपॉन आप कैसे उसको पकड़ रहे हो। तो अगर उसको लैंग्वेज से पकड़ रहे हैं तो फॉर्मूला आपको आगे है। अब जाहिर है, हेल्प करना, अगर प्रोबेबिलिटी का डेटा है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? समेशन पी। तो पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, कैंसिल कर रहा हूं। अगर एक्स पोस्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, तो फॉर्मूला क्या है? समेशन डिवाइड बाय व्हाट? एन। तो वो सब चीज का तो झमेला लेना ही है, वो तो आप समझ गए हो। पास्ट डेटा में ऐड करके डिवाइड बाय एन और फ्यूचर डेटा में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो you have come to know something called covariance, something called covariance. But we are concerned with covariance या correlation. Correlation. ठीक है, तो correlation. Covariance जो है ना, covariance जो है, जैसे सपोज एक बार प्लीज इमेजिन करना, x है, y है और टोटल में 10 डेटा दिया हुआ है, 10 डेटा दिया हुआ है। तुमने इसका टोटल किया, इसका टोटल किया और टोटल करके तुम डिवाइड बाय एन किया, एक्स बार वाई बार आ गया। अब तुम क्या किया? एक्स का डिविएशन निकाला, एक्स माइनस एक्स बार, वाई का डिविएशन निकाला, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तुमको ध्यान आया? तुमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। क्यों? बिकॉज ध्यान देना, पहला वाला डिविएशन ये प्लस आया और ये वाला माइनस आया, हो सकता है ना? रिलायंस का रिटर्न 18 से ऊपर था फर्स्ट ईयर, इन्फोसिस का रिटर्न 15 से नीचे था, पॉसिबल है? तो इन दैट केस जब दिस इनटू दिस करेंगे, प्लस इनटू माइनस क्या होता है? माइनस। नेक्स्ट वाला जो है ये माइनस था, ये प्लस था, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस। तीसरा वाला जो है वो ये प्लस था, ये माइनस था, क्या आएगा? माइनस। चौथा वाला ये माइनस था, ये प्लस था, क्या आएगा? माइनस। पांचवा वाला ये प्लस था, ये प्लस था, क्या आएगा? प्लस। ये माइनस था, ये प्लस था, क्या आएगा? माइनस। ऐसा फिगर्स आया है, लास्ट कॉलम पे ध्यान दे। तो लास्ट कॉलम में सब माइनस 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 आ रहा है, जो ये दिखा रहा है नेगेटिव कोरिलेशन है। एक ठो प्लस आया है, एक ठो प्लस आया है। कॉमन सेंस के अनुसार जब टोटल करेंगे तो कौन जीतेगा? माइनस की प्लस? माइनस जीतेगा। फिर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज माइनस आएगा। स नेगेटिव कोरिलेशन है, स नेगेटिव कोरिलेशन है। ये भी तो हो सकता था, ध्यान देना, कि ये प्लस आया। अब देखो क्या, ये माइनस है, ये माइनस है 2 बार, ये 3 बार और 3 बार प्लस है। अब तो वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, पर ये दिख रहा है ना, इस बार ज्यादा कुछ नहीं है, कोरिलेशन का फीलिंग आ रहा है अराउंड 0, बिकॉज 3 बार माइनस 3 बार प्लस। ये खुद ही कंफ्यूज्ड है डेटा, कभी एक्स वाई साथ में मूव कर रहे, कभी ऑपोजिट मूव कर रहे। तुम समझ पा रहा होगा कि सर नेट में कुछ माइनस प्लस छोटा सा आएगा, बट अदरवाइज देखा जाए तो जोर का स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है, कभी कोरिलेशन जरा सा नेगेटिव आएगा, कभी जोर का नेगेटिव आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो आंसर आ रहा है, ये जैसे आया, मैं तुमको बता रहा हूं क्या आंसर आया, -750। सपोज ये -750 आया टोटल, -750 से माइनस पता चला, ओके माइनस है, बट ये नहीं पता चला कि इसका औकात क्या है। इज इट 750 इज बिग और स्मॉल? इफ यू से बिग तो आप गलत बोल रहे हो, बिकॉज क्या मैंने आपको बताया इसका लिमिट क्या है? आई डेंट से। हो सकता है 7,50,000 भी आ सकता है। अगर 7,50,000 आ सकता है, 750 तो नेग्लिजिबल है, पर अगर इसका लिमिट 800 है तो 750 इज क्वाइट स्ट्रांग, और अगर इसका लिमिट 750 है तो दिस इज परफेक्ट। वो तो डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई चीज का अगर लिमिट होता है ना तो अपने बोल सकते हैं वो स्ट्रांग है कि वीक है, पर कोई चीज का लिमिट ही नहीं है तो अपने बोल ही नहीं सकते वो स्ट्रांग है या वीक है। तो कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस उसका फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फॉर्मूला से जो आंसर आता है उसको देखते ही पता चल जाता है प्लस या माइनस। क्या प्लस या माइनस पता चल जाएगा, पर स्ट्रांग या वीक पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और एक चीज, अपना डेटा जो एक्स चल रहा है वो परसेंटेज में चल रहा है। एक्स रिलायंस का रिटर्न क्या है? परसेंटेज। वाई क्या चल रहा है? परसेंटेज। आप कर रहे हो परसेंटेज इंटू परसेंटेज, आंसर किससे आने वाला है? परसेंटेज स्क्वायर। ये भी तो वेरिएंस का भाई है ना, कोवेरियंस। आंसर किसमें आने वाला है? परसेंटेज स्क्वायर। और परसेंटेज स्क्वायर को इंटरप्रेट करना इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। अपने काम किए, कोवेरियंस निकाले
और निकाल के उसको डिवाइड कर दिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से, सपोज डिवाइड किए। अगर डिवाइड किए तो अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। पहला तो सिग्मा एक्स का यूनिट्स क्या होता है, परसेंटेज, सिग्मा वाई का यूनिट्स क्या होता है, परसेंटेज, और कोवेरियंस का यूनिट्स याद होगा परसेंटेज स्क्वायर। तो ऊपर में परसेंटेज स्क्वायर और नीचे में परसेंटेज स्क्वायर क्या, कट। अब जो फिगर आया उसका कोई यूनिट ही नहीं है, इट्स यूनिट फ्री। व्हाट इज इट, यूनिट फ्री, प्योर नंबर। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.62, मतलब सर 62% कोरिलेशन। आंसर आएगा -0.92, मतलब -92% कोरिलेशन। यही तो चाह रहे थे। काश आंसर जो है बिटवीन -1 एंड +1 आए, -1 एंड +1। तो कोरिलेशन इज कोवेरियंस डिवाइड बाय SD/SD। क्या फॉर्मूला है, कोवेरियंस डिवाइड बाय SD/SD। ठीक है, कोवेरियंस को दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करना है, वो कोरिलेशन का फॉर्मूला है। और इससे जो आंसर आएगा उसका वो इंटरप्रिटेशन है जो पॉइंट नंबर 3 में की है। ठीक है, तो कोवेरियंस डिवाइड बाय SD/SD। आई एम कीपिंग ऑन टेलिंग यू दैट ऑल दिस थिंग रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। जिसे एकदम वो ना कि फोकस करके याद नहीं करना पड़ता, एकदम ईजी है वो, एकदम ईजी वाला चीज रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक बार सुनने में जरा सा हैवी लग सकता है, इट ऑलवेज हैपेंस एट द एंड ऑफ एनी क्लास यू विल फाइंड समथिंग। मैं कोई भी क्लास के एंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज कराता हूं। ठीक है, तो वहां पावर वाला पार्ट हुआ था, लास्ट क्लास में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हुआ था। तो इन दैट केस व्हेन यू लीव, तो इन दैट केस यू लीव विद अ सेंस ऑफ हैवीनेस। ठीक है ना, विच ट्राइज टू क्रिएट अ स्ट्रेस कि घर पे जाके देखना है। बट आई वेरी वेल इंश्योर दैट नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से उस चीज का राइट लेफ्ट वापस से पिकअप करें, फिर प्रैक्टिस करें, जिससे कि थोड़ा सा कंट्रोल में आए। पर वो जो पूरा कंट्रोल चैप्टर के अंदर होगा। ठीक है, तो पर ये है पोर्टफोलियो चैप्टर 100 टाइम्स हल्का हो जाएगा, ये जो मेहनत हो रहा है यहाँ पे इसके कारण। ठीक है, उस चैप्टर में हैवीनेस नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर से एक बार देखे बगैर, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या है, कोवेरियंस लिखना नहीं है अभी, और डिवाइड बाय क्या, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का। इससे आंसर -1 और +1 के बीच में आएगा। अपने सो सरप्राइजिंग, आई एम सरप्राइज्ड, बट आई हैव टू शेयर दैट एग्जामिनेशन में सिंगल सम आया हुआ है 10 नंबर का, कैलकुलेट कोरिलेशन। ठीक है, तो विच इज सरप्राइजिंग फॉर CA फाइनल, बिकॉज अगर आपको कैलकुलेट कोरिलेशन दे रहा है तो आपको 8 कॉलम 10 कॉलम जैसे स्टैट्स करते हैं ना क्लास 11-12 में, वैसे कॉलम बना के आपको कैलकुलेट करके आने। दिस इज वेरी बैड टेस्टिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो मैंने ऐसे देना 10 नंबर का सम, कहाँ आपका बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ज्यादा एप्लीकेटिव होना चाहिए। ये कोरिलेशन का छोटा सा डेटा है चलो, और उसके बेसिस पे अब और कुछ पूछ रहा है जो मैं डिस्कस नहीं किया हूं कि क्या इफेक्ट होगा पोर्टफोलियो पे। तो अपने एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर सम्स जो केवल कोरिलेशन निकालो और मार्क्स मिल रहा है, तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेटा तो एक्सेल शीट पे जाओगे ना, और अगर लंबा चौड़ा डेटा दिया हुआ एक्स और वाई का, सपोज लास्ट 10 साल का मंथली रिटर्न्स, लास्ट 10 साल का मंथली रिटर्न में क्या हो गया, 120 डेटा। 120 डेटा को जस्ट अगर पिक करेंगे एक्सेल में और वहां मारेंगे इक्वल टू कोरिलेशन और सेलेक्ट करेंगे, आंसर आ गया। तो रियल लाइफ में कोरिलेशन निकालना पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो बट यहां पे तो गलत टेस्टेबिलिटी है। दे नॉट चेकिंग, माने दे नॉट सेटिंग द पेपर्स प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट के लिए क्या चीज ज्यादा फायदे रहेगा और घाटा रहेगा। पर अपने को मार्क्स वाइज तो उस पर फोकस करना पड़ता है ना। ठीक है, लिखो प्लीज। पॉइंट नंबर 4, the steps in calculating correlation are, the steps in calculating correlation are, the steps in calculating correlation are dash, next line, step 1, calculate covariance ब्रैकेट x, y, कैलकुलेट कोवेरियंस ब्रैकेट x, y डैश देके, इट इज द ज्वाइंट डिविएशन, इट इज द ज्वाइंट डिविएशन, बिकॉज को माने ज्वाइंट, इट इज द ज्वाइंट डिविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। इट इज द ज्वाइंट डिविएशन of x around x bar and y around y bar. Joint deviation of x around x bar and y around y bar.
ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से तो, बिकॉज जो इस पे फोकस करता है उसको फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉव एक्स वाई, कोवेरियंस को शॉर्ट में कॉव लिखा जाता है, कॉव एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। ये कौन सा डेटा? एक्सपोस्ट, लिख देना वर्ड एक्सपोस्ट। उसके बाद फिर से COV कॉव एक्स वाई इक्वल टू समेशन, क्या फॉर्मूला? P इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, समेशन P इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डैश। ये क्या हो गया? एक्स एन टी, EXANTE। ठीक है। होप घर पे ये परेशानी नहीं हो कब n से डिवाइड करना है कब p से मल्टीप्लाई। ओके, वो तो एकदम इजी समझ गए हो। फोकस है x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार याद आ जाए। स्टेप 2, स्टेप 2 एक्नॉलेज two problems associated with covariance. Acknowledge two problems associated with covariance. Covariance में दो problems है, दिक्कत है। Two problems associated with covariance dash। First bullet, it is in percentage square, it is in percentage square dash difficult to interpret, it is in percentage square dash difficult to interpret। ठीक है, तो आंसर आएगा -332 परसेंटेज स्क्वायर। समझ में नहीं आएगा क्या आ रहा है। एंड सेकेंड बुलेट, it only gives us the nature of correlation, it only gives us the nature of correlation, nature of correlation। You understand the word nature? You say इस पर्सन का नेचर अच्छा है, कितना अच्छा है नहीं बताते। इस पर्सन का नेचर खराब है, कितना खराब है नहीं बताते। ठीक है, नेचर ऑफ कोरिलेशन ब्रैकेट में दैट इज प्लस और माइनस, वो तो केवल पॉजिटिव या नेगेटिव बता रहे। ठीक है, डैश वी रिक्वायर डिग्री, डैश वी रिक्वायर डिग्री, वी रिक्वायर डिग्री। ठीक है, अपने को डिग्री चाहिए, कितना अच्छा है कितना खराब है, वी रिक्वायर डिग्री। स्टेप 3, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज R इक्वल टू कॉव एक्स वाई डिवाइड किससे होते हैं? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। बॉक्स पे डाल दें, फॉर्मूला है कोरिलेशन R इक्वल टू कॉव एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। It lies between what and what? -1 and +1। -1 में -100%, +1 में +100%, -1 and +1। ठीक है, तो टाइम कंस्ट्रेंट से अपने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द लास्ट डिस्कशन कैन नॉट बी वेरी हाई। यू विल फील दैट हाँ मतलब समझे थे 75 वगैरह, पर यार कैलकुलेशन याद नहीं है। जो सा एक्स माइनस एक्स बार बताए थे वो अपने नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। ठीक है, तो ओके।